सत्यपाल आनंद ऐसा नाम जो लगभग 70 वर्षों से हमें अपनी लेखनी का आनंद प्रदान कर रहे हैं। छोटी सी आयु में घर के बड़े बेटे होने के नाते आमदनी के लिए उपन्यास लेखन से लेकर 90 वर्ष की आयु में भी निरंतर कलम के सिपाही सत्यपाल आनंद जी। पंजाबी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी सभी भाषाओं में सत्यपाल जी की लेखनी खूब चलती है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ थोड़े से पल सत्यपाल आनंद जी ने व्यतीत किए हैं। आइए मिलते हैं एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार, कवि, प्रोफेसर सत्यपाल आनंद जी से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं 90 वर्षीय सत्यपाल आनंद जी। मैं आयु पर जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि 3 दिन पहले ही इन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। इन्होंने कम मनाया है पर इनके शागिर्दों ने खूब मनाया है और उन्हीं में से एक मैं भी हूँ जिसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इन्हें थोड़ा सा जानती हूँ। और आज आप सबके सामने कुछ सवाल लेकर आई हूँ। ऐसे सवाल जो लेखनी से जुड़े हों या ना हो, पर उत्सुकतावश कि एक आदमी इतना सारा कैसे लिख लेता है। और सबसे पहले मैं यही प्रश्न करूंगी आनंद जी से। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपके सन्मुख आकर। पूछिए आपने क्या पूछना है। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न है कि ऐसा क्या है जो आपको लिखने के लिए बाध्य करता है? लगता है कि ये हमें पैतृक मिली हुई चीज है, इसमें अब दो राय नहीं हो सकती। मेरी माँ बचपन से ही पंजाबी में काव्य पठन करती थी। गुरुद्वारे में जाकर, मेरी माँ सिख थी। अच्छा। और उनसे, जी हाँ, सिख थी। और हमारे यहाँ यूं था कि सिख हिंदू में कोई फर्क नहीं था। खानदान जो हैं वो मिले जुले थे। तो उनसे शायद मुझे ये एक, जैसे आपको बनी बनाई हुई चीज मिल जाती है, बचपन से ही, बाल्यकाल से ही ये मुझे मिल गई। और मुझे अब तक याद है कि पहली बार जो मैंने एक बैत कहा, ये बैत कहते थे पंजाबी में इसे, जो आप फौरी तौर पर इमीडिएटली कोई चीज कह देते हैं और वो काव्य होती है। मैं अपने घर के सहन में, गांव में, एक नए बने हुए गिल्ली डंडे से खेल रहा था, जो मेरी माँ ने बढ़ई से बनवा कर दिया था मुझे, और चाहता था कि गली में जाकर खेलूं। तो गली में मैंने देखा, मुझसे उम्र में दो बड़े लड़के बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं कब निकलूं और वो मुझसे गुल्ली डंडा छीन ले। वो हमेशा यही करते थे। अच्छा। तो मैंने उन्हें देखा और बाहर निकलने से कतरा गया। तो मेरी बड़ी बहन शांता मुझे कहने लगी, क्यों बाहर क्यों नहीं जाते सतपाल? तो मैंने कहा, और जो बात मैंने कही वो देखी, सुनिए। मैंने कहा पंजाबी में, किथे वंजा डाढ़िया रब्बा, अंदर कालू बाहर डब्बा। अब वो जो दोनों बच्चे लड़के थे बाहर मुझसे बड़े, एक बेहद काला था और उसका नाम ही कालू था, और दूसरा जो है उसके चेहरे पर फुलबहरी के दाग थे, तो उसे डब्बा बुलाते थे। तो मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, वो भी बैत कहती होती थी, उसने कहा, वाह सतपालिया, तू तो एक बैत बना लिया। तो ये
शायद पहला मेरा बैत था। उसके बाद मैंने पंजाबी में बैत कहने शुरू किए और ऐसे ही चलते-चलते अपने उस्तादों के बारे में, गली की दुकानदारों के बारे में, दोस्तों के बारे में बस वो उस उनमें सब में कुछ न कुछ दिलचस्पी ज़रूर होती। हमारे यहाँ हिंदी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। हिंदी की पढ़ाई जो है वो शायद सिर्फ सनातन धर्म स्कूलों में 7वीं जमात से शुरू होती थी, यानी आपको क, ख, ग 7वीं जमात में पहली बार पढ़ाया जाता था। गवर्नमेंट स्कूल्स में कहीं नहीं थी, सिर्फ उर्दू, 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 उर्दू ही थी। तो उर्दू ही एक किस्म की मैंने पढ़नी शुरू की और 7वीं में जाकर पहली बार का, खा, गा सीखा और हिंदी का कायदा लेकर लिखने की प्रैक्टिस की। प्रोफेसर तो आप अंग्रेजी के हैं, तो अंग्रेजी आपने कब सीखी? ये नौशहरा कैंट स्कूल में जब मुझे गांव में सिर्फ 5वीं जमात तक स्कूल था, तो 5वीं से जब 6वीं में लेके गए तो ये हाई स्कूल जो था वो अंग्रेजी का था। कंटोनमेंट उसमें कुछ अंग्रेजों के बच्चे भी पढ़ते थे, मिशनरी स्कूल था। तो वहां जब गए तो जाहिर है कि सारा माहौल ही अंग्रेजी का था। कंटोनमेंट में गोरों के जो थे टीचर, हमारे गोरे भी थे, कुछ काले भी थे हमारे, लेकिन वहां अंग्रेजी में मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मैं सीखना चाहिए मुझे, और मैंने लगातार पढ़ना शुरू किया। उस पढ़ने की आदत ने मेरी आंखों की रोशनी भी कम कर दी, लेकिन साथ साथ मेरे मस्तिष्क में रोशनी जो है वो बढ़ गई। तो आंखों की रोशनी कम होने का नुकसान हुआ और मस्तिष्क की रोशनी अधिक होने का फायदा हुआ। तो उस मैंने मस्तिष्क अंग्रेजी की में जब रोशनी सीखा, को उस मस्तिष्क की रोशनी को तो आपने इतना बढ़ाया जिसका लाभ हम सबको भी हुआ। फिर एमए अंग्रेजी किया और एमए अंग्रेजी में करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई और अभी रिजल्ट आया ही था कि दूसरे दिन यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई कि एक हमारे यहाँ जूनियर लेक्चरर की जगह खाली है, तो आ जाइए। हमारे पुराने टीचर ही थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जूनियर लेक्चरर के तौर पर आ गया और अपनी ही उम्र के एमए की क्लासेस अपनी ही उम्र के लड़कों को पढ़ाने लगा, लगभग मुझसे 1-2 बरस छोटे। वाह! अब तक कई जो है मिलते हैं, उनमें महिलाएं भी हैं, वो मेरी उम्र की है, लगभग 1-1, 2-2 बरस छोटी हैं बस। तो अपनी तो फिर लगातार पढ़ाता गया और इस बीच में लिखता गया। लेकिन ये थे कि ये सब कुछ ऐसे हुआ कि मैट्रिक और एमए में 13 बरस का एक वक़्फ़ा था। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में जब हम लोग आए, पाकिस्तान से, तो रास्ते में मेरे पिताजी का कत्ल हो गया। उन्हें बलवाइयों ने गाड़ी रोकी और गाड़ी को लूटना शुरू किया और बलवाइयों ने मेरे पिताजी को मार दिया, छुरा मार दिया। तो हम उन्हें घसीट कर अंदर ले आए, लेकिन वो ब्लड ज़्यादा जाने की वजह से तो उनकी मृत शरीर ही इंडिया पहुंचा। तो बहरहाल जो भी है, वो जो पहले बरस थे उसमें मैंने बहुत मेहनत की और साथ ही आहिस्ता-आहिस्ता बीए किया, क्योंकि मैट्रिक में आया था मैं, मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद आया था वहाँ से। 1947 में मेरी उम्र 16 बरस थी। तो 16 बरस की उम्र से लेकर 28 बरस की उम्र तक 12 बरसों में मेहनत की और लिखने से पैसा कमाया। वाह! उस वक़्त उर्दू ही उर्दू थी, हिंदी बहुत कम थी। उर्दू ही उर्दू, चारों तरफ उर्दू ही उर्दू थी। तो कई बार ऐसे हुआ कि दिल्ली के कुछ पब्लिशर जो घटिया रूमानी नावल छापते थे इश्क माशूकी के, पता है उर्दू में, तो उनकी ये होती थी फरमाइश कि हमें 120 हर महीने एक नावल छापते थे वो एक मैगजीन के तौर पर। तो हमें अच्छा। 120 सफ़े का आप नावल लिखकर भेज दें। ₹100 मिलता था उसको उस वक़्त मुझे।
और मैं 3-4 दिनों में बैठकर घसीट देता था एक नावल और उन्हें बाई पोस्ट भेज देता था मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा हुआ। तब कंप्यूटर क्या था, टाइपराइटर भी नहीं थी, कंप्यूटर भी नहीं था उर्दू में, और 100 रुपए मिल जाता था। तो घर का खर्च भी चलता था। मेरी माँ विधवा और 3 छोटे भाई बहन मुझसे। सबसे छोटी बहन जो वो 6-7 बरस की थी शायद, अब वो प्रिंसिपल रिटायर है गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव से, और वहीं गुड़गांव में रहती है। और छोटा भाई था एक, 2। बहरहाल जो भी था, ये जिंदगी पहली बहुत मेहनत की है, और वही मेहनत मुझे सारी आयु जीवित रखे हुए है, मेंटली भी और शारीरिक तौर पर भी। अब मैं 90 बरस का 3 दिन पहले 90 बरस का हो गया हूँ। 90 बरस तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, और अब भी 6-7 घंटे मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं 2 कोर्सेज पढ़ाता हूँ। एक कोर्स तो इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज उन लोगों के लिए है जो बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज टीचर के तौर पर, यानी वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेनिश इनकी मदर टंग है, या हिंदी है, या कुछ और जबानें हैं, चीनी है, या फारसी है, ईरानी बहुत लोग हैं। तो वो सारे जो है पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ाने वाले जो है उनको थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों, ये छोटा सा एक कोर्स है जो मैं पेश करता हूँ। और दूसरा रिसर्च मैथडोलॉजी है जो मेरा खास है। रिसर्च मैथडोलॉजी भी एक कंपैरेटिव लिटरेचर में है। कंपैरेटिव लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछले 20 वर्षों से ही शुरू हुआ है, पहले नहीं था। पहले यूं था कि यूरोप में जितने कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, वो लोग जो इंग्लिश जानते हैं वो थोड़ी बहुत फ्रेंच भी जानते हैं, स्पेनिश भी जानते हैं, इटालियन भी जानते हैं, जर्मन भी जानते हैं। और कोई किताब छपती है तो वो पुस्तक के छपने के 6-7 महीने के बाद ही उसका अनुवाद छप जाता है दूसरी भाषा में। तो वहां तो सब भाषाएं जो है एक दूसरे से मिलकर जुड़कर रहती हैं। तो हमारे यहाँ ये नहीं है। इसलिए जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ, उनको पढ़ाने के लिए टीचर स्पेसिफिक चाहिए जो इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज पढ़ा सके। तो वो कोर्सेज भी मैं कोर्स डिजाइनिंग करता हूँ, करिकुलम प्लानिंग करता हूँ उनकी, और बहुत सी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट पर हूँ इस लिहाज से एज एन एक्सपर्ट। लेकिन जो मेरा असली व्यक्तित्व है वो कवि का है। कवि जो पहले कित्थे वंजा डाढ़े रब्बा, अंदर कालू बाहर डब्बा, वो जो था वो अब तक मेरे जहन में है, और मैं उससे बाहर निकल नहीं पाया। कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन रात सोते सोते कोई कविता जो है वो बिल्कुल मुझ पर अटैक न कर दे, आक्रमण न कर दे, और मैं उठकर फौरी तौर पर लैंप जलाकर लिख लेता हूँ। तो सत्यपाल जी ने कहा कि कविता इन्हें अपनी माँ से मिली। ये जो भी सुनेंगे हमारा साक्षात्कार, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि 50 से अधिक किताबें आपकी इस समय पब्लिश्ड हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये 100 रुपए के लिए जो कितने ही इन्होंने उपन्यास लिखे, जिनका शायद अभी कुछ लेखा जोखा भी हमारे पास नहीं है। साथ ही इतनी आयु में भी ये करिकुलम डेवलपमेंट भी करते हैं, क्लासेस भी लेते हैं, पर हृदय से कवि ही हैं। तो हृदय से कवि होना, इसका अर्थ क्या केवल कविता करना है? या कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो कवि मन होते हैं या कलाकार होते हैं, वो पारिवारिक जीवन में उतने सफल नहीं होते हैं। लेकिन मैं फिर से सभी को बताना चाहती हूँ कि सत्यपाल जी बहुत अच्छे पति थे, उनकी पत्नी अब नहीं रही हैं, और इनके 3 बहुत ही योग्य बच्चे हैं जो अपने-अपने जीवन में अपना नाम कमा रहे हैं। और इनके परिवार में
कुछ हमारी चर्चा हो रही थी, तो शायद दर्जन भर पीएचडी लोग हैं इन्हीं के फैमिली मेंबर्स में। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कविता ही करते हैं, पर कविता के साथ-साथ इन्होंने अपने जीवन के साथ-साथ पूरे परिवार को पिरोया है। और उस परिवार के बारे में चर्चा कम होती है, तो वो थोड़ी-सी चर्चा या कुछ भी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सत्यपाल जी। पीछे 4 दिन पहले मेरी बेटी जो यहाँ है डेज़ी, उसने ज़ूम मीटिंग, वो हर बरस मेरे जन्मदिन पर ज़ूम मीटिंग करती है, जिसमें फैले हुए परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं और मुझसे अपने बारे में बातें सुनते हैं कि हमने बचपन में क्या किया, कौन-सी शरारतें करते थे, क्या-क्या लड़ाइयाँ करते थे और वो सारी। तो ये हर वर्ष हमारी बेटी डेज़ी ये ज़ूम मीटिंग करती है, तो ये ज़ूम मीटिंग 3 दिन पहले हुई और इसमें मैंने तफ़सील से यानी डिटेल्ड तरीके से, ढंग से उन्हें उनके बचपन के बारे में बताया कि कौन क्या था। मसलन मेरा बेटा सचिन है, जो यहाँ अब वो 58 है, 58 जी हाँ, और 2 बच्चों का बाप है। उसकी बीवी भी पीएचडी है, वो भी पीएचडी है। दरअसल मेरी अब फैमिली में 9 पीएचडी हैं, वो तो छोड़िए कि ग्रैंड चिल्ड्रन इंक्लूडेड और 2 दामाद डेज़ी के। तो उस उसको बताया कि वो क्या था, कैसे क्या-क्या शरारतें करता था कि जब मम्मी उसकी सब्ज़ी देने के लिए साथ की लेबर कॉलोनी में जाती थी, तो कहता था 3 बरस का, कहता था, "मम्मी मैं आपके साथ चलूँगा।" उसने कहा, "तुम क्यों जाओगे भई? वहाँ बड़ा रश होता है, गंद होता है, कीचड़ है ये।" "नहीं मम्मी, जाऊँगा ज़रूर।" "क्यों? क्यों जाओगे? मम्मी अगर कोई आपको कुत्ता काट जाए तो?" तो कहती, "तुम क्या कहोगे? मुझे बचा लोगे कुत्ते से?" कहता, "मैं कुत्ते को पहले कह दूँगा, कुत्ते भैया अगर मम्मी को काटना है तो बता दे, ताकि मैं तुम्हें डंडा मारूँ 3 वर्ष का।" यानी मम्मी का बॉडीगार्ड बनकर ये बातें उन्हें बड़ी हास्यप्रद भी लगती हैं, दिलचस्प भी लगती हैं कि और खुश होते हैं सुन-सुन कर कि हमारे दादा ने कितनी या नाना ने कितनी सँभाल कर रखी है। मेरे इस वक़्त 9 ग्रैंडचिल्ड्रन हैं, जिनमें 4 पोते हैं और 5 पोते-पोतियाँ हैं, जिनमें 2 नातियाँ भी हैं, मेरी बेटी की बेटियाँ। और सिर्फ़ 3 हफ्ते पहले मुझे ये बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन दी है मेरी पहली नाती ने, मीरा ने, कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया है, तो मैं परनाना हो गया हूँ। परनाना कहते हैं ना? अरे वाह! तो मैं परनाना हो गया। ये बहुत-बहुत एक बहुत बधाई। बड़ी डिस्टिंक्शन है कि जीवन में ही आप परनाना हो जाएँ, तो ये बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है। बिल्कुल। मीरा ने मुझे ये पदवी बख्शी है, वही थी जिसने मुझे पहली ये पदवी बख्शी थी कि वो जब जन्म लिया उसने तो मैं नाना बन गया था। हुँ, शी वाज़ द फर्स्ट, तो अब जो मैं परनाना हो गया। अरे वाह! तो ये मैं सभी को बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि कविता करने के लिए या उपन्यास लिखने के लिए आपको परिवार को त्यागना पड़ता है। नहीं, परिवार के साथ रहकर और परिवार को भी आगे बढ़ाकर खुद बढ़ना बहुत आसान नहीं है। अ, इसलिए अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आप भारत में थे, तभी आप बहुत प्रसिद्ध थे। अ, थोड़े-से विवादास्पद भी थे क्योंकि आपकी एक किताब को अ, पंजाब सरकार ने शायद ज़ब्त कर लिया था और आपके नाम का वारंट भी जारी हो गया था। तो ऐसी चीज़ें तभी होती हैं जब कोई आदमी बहुत प्रसिद्ध हो या जिसकी लेखनी से पूरे समाज पर प्रभाव पड़ रहा हो। तो ये स्पष्ट है कि आपकी लेखनी, आपका व्यक्तित्व भारत में ही कई मुकाम पा चुका था। फिर आप जब यहाँ आए इस देश में, तो आपको क्या बदलाव लगा या फिर
कितना कठिन रहा आपको अपने एक भारतीय पक्ष को पीछे छोड़ के आना? मैं समझता हूँ कि मैं काफी सफल रहा इस दृष्टिकोण से कि एक समय था जब मैंने हिंदी और उर्दू को निकटतम लाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। मेरे साथ कई और दोस्त थे, मित्र थे हिंदी के भी, जो इसमें इस प्रयोग में शामिल हुए। तब मैंने हिंदी में उर्दू गजल को हिंदी में उर्दू गजल का प्रयोग किया और बेहद पॉपुलर हुई, बहुत लोकप्रिय हुई ये कि उससे पहले हिंदी में गजलें नहीं लिखी जाती थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ हिंदी की उस समय की लिखी हुई पुरानी डायरियों में से एक दो गजलें सुनाता हूँ कि कैसे हिंदी और उर्दू के सम्मिश्रण ने, मिलाप ने एक नई भाषा पैदा कर दी है जिसमें उर्दू और हिंदी दोनों मिक्स्ड है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक दो सुना सकता हूँ अभी। बिल्कुल, आप अपनी एक गज़ल हमें ज़रूर सुनाएँ और श्रोताओं को ये भी बताएँ कि वो जो दोस्त थे, वो कौन थे? क्योंकि मैं जानती हूँ, वो दोस्त भी बहुत प्रखर साहित्यकार थे। जी हाँ। जी। अ, पतझड़ का मौसम था। अब देखिए मौसम शब्द इस्तेमाल हुआ ना, जो कि उर्दू का वर्ड है। पतझड़ का मौसम था, लेकिन शाख पे तन्हा फूल खिला था, जिसको हम पत्थर समझे थे, झरने जैसा फूट बहा था। अब तो आंखें पाप भरी हैं, एक समय ऐसा था यारो। अब तो आंखें पाप भरी हैं, एक समय ऐसा था यारो। अगले घर की छत के पीछे चांद बहुत प्यारा लगता था। और ये शेर क्यूपिड के बारे में है, जो प्रेम का देवता है। वो एक अंधा छोटा लड़का है, उसके हाथ में एक तीर कमान है और वो अंधा होने के बावजूद वो तीर चलाता है और छेद कर देता है एक मर्द और एक पुरुष और एक स्त्री के हृदय को, और वो आपस में प्यार करने लगते हैं। तो सुनिए, फूलों वाले धनुष वीर ने तीर से मेरी आंखें ले ली, और धनुष को जिसने खींचा था वो भी अंधा लड़का था। और ये पूरी कहानी है इस अगले शेर में। जो पगली गलियों में कल तक गुड़ियां लेकर फिरती थी, आज उसकी झिलमिल चुनरी में एक मटमैला गुड्डा सा था बच्चा। और ये शेर देखिए, यूं तो शहर की सब सड़कों पर रोज नया मेला लगता है। जब मैं घर से निकला था तो मैं था या मेरा साया था। एक और सुनिए, फिर अंदाजा हो जाएगा आपको। कुछ इस तरह से घटा है गए दिनों में चांद, मुझे ये वहम हुआ है कि मिट रहा हूं मैं। पलट चलूं पलट चलूंगा अभी पलट चलूंगा अभी घर, बहुत उदास न हो, पहाड़ियों से गुजरती हुई हवा हूं मैं। और वही थकान, वही बेकसी है चलते हुए, ये सोचता हूं इसी राह से गया हूं मैं। और ये आखिरी शेर अफजल का कि वह एक रांझा था जो जोग ले गया आनंद। वो एक रांझा था जो जोग ले गया आनंद, उसी के रंग में भीगा हुआ वह जोगिया हूं मैं। तो ये गजलें जो लिखी गई,
इसलिए लिखी गई कि हिंदी और उर्दू एक दूसरे के निकट आए, और कोई कारण नहीं था। और अब हिंदी में बहुत गजल लिखी जा रही है। हिंदी में गजल के कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं। लेकिन जब हमने शुरू किया 60 वर्ष पहले, लगभग मैं 30 वर्ष का था तब, 60 वर्ष पहले जब हमने शुरू किया, तो कोई हिंदी में गजल नहीं लिखता था। और आपके साथी कौन थे जो आपके साथ लिख रहे थे? दुष्यंत दुष्यंत कुमार से हमारी मित्रता हुई, और हम दोनों ने मिलकर कई चीजें लिखी, और कवि सम्मेलन में भी सम्मिलित हुए दोनों मिलकर। दुष्यंत कुमार का नाम अब भी जिंदा है हिंदी में। मैं तो हट गया काफी देर, कुछ बरस ही काम किया, उसके बाद फिर वापस उर्दू की ओर, क्योंकि मैं अपने नाम को बिल्कुल दो भाषाओं में तकसीम डिवाइड नहीं करना चाहता था, मुश्किल था। और फिर ये है कि मेरी रीडरशिप पाकिस्तान में ज्यादा है, भारत में कम है। पाकिस्तान से मुझे 2 अवार्ड भी मिल चुके हैं, और जो अंजुमन तरक्की उर्दू उनकी मेन बड़ी अंजुमन है उर्दू की कराची में, उसमें एक कमरा भी मेरे नाम से है, जिसमें मुसाफिर लोग आकर ठहरते हैं। मैं अपनी सब किताबों की रॉयल्टी जो पाकिस्तान में मेरे नाम आती है, वो इस अंजुमन को दे देता हूँ, उनको ही मिलती है उसकी इनकम। मुझ तक नहीं पहुंचती, और ना ही मुझे जरूरत है उसकी पाकिस्तानी रुपए की। और पाकिस्तान में लगभग 50 तो नहीं, लेकिन 40 बार जरूर गया हूँगा पिछले वर्षों में, कई बार साल में 2-2 बार। और यहाँ से डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है, तो जाते हुए हिंदुस्तान के रास्ते ही जाता हूँ, भारत में रुकता हूँ, अपने मित्रों से मिलता हूँ, मेरे भाई वहां उनसे मिलता हूँ, फिर पाकिस्तान चला जाता हूँ, और इसी तरह वापसी पर भी यही रास्ता है हमारा। मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने भारत क्यों छोड़ा? यूं था कि भारत छोड़ा इसलिए कि 60 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष पहले छोड़ा। 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट थी पंजाब यूनिवर्सिटी से एज प्रोफेसर एंड डीन अंग्रेजी के, और उस बीच में वहां और कोई आपको जॉब नहीं मिल सकती थी। तो मुझे यहाँ क्या, कनाडा से जो है ऑफर हुई कि मैं वहां आऊं, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक इनवाइट किया कि मैं वहां आऊं। एक शहजादों का स्कूल है जिसमें स्पोकन इंग्लिश की तरबियत देनी है मुझे, कि बोलने की अंग्रेजी, ताकि वो सीख जाए कि बोलते कैसे हैं अंग्रेजी। और वो बहुत बड़ी तनख्वाह थी, सैलरी तो थी, फ्री रेजिडेंस, और कोई टैक्स नहीं है। अब पता सऊदी अरब में कोई टैक्स नहीं है, तो कोई टैक्स नहीं है। तो 3 वर्ष वहां काटे, और इससे ये है कि रास्ता यूरोप का खुल गया। मैं लगभग हर वर्ष यूरोप जाता रहा हूँ, कोई वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें मुझे किसी न किसी यूनिवर्सिटी में बुलवाया ना गया हो। यहाँ आकर एक नई स्पेशलाइजेशन मैंने, जैसे मैंने किया कि यहाँ है एक स्वयं में उसका बीज बोया, और वो बहुत कम थी कि कंपैरेटिव लिटरेचर में करिकुलम प्लानिंग एंड कोर्स डिजाइनिंग, कोर्सेज का बनाना, क्या क्या और कौन कौन सी भाषाएं जो है वो आपस में मिलती जुलती हैं। तो जैसे यूरोप की, ईस्टर्न यूरोप की भाषाएं बिल्कुल अलग हैं। तो अब ये है कि अब मैं 3-4 यूनिवर्सिटियों के पैनल पर हूँ, जो मुझे कई बार साल के बाद, अब तो मैं हिम्मत नहीं है, लेकिन जाता रहा हूँ 3 महीनों के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज देने के लिए टीचर्स को। तो इसीलिए आपके बारे में जब खोजा जाए तो पता चलता है कि
सत्यपाल आनंद जी का एक और नाम है जिसे कहा जाता है ट्रैवलिंग प्रोफेसर, नहीं, एयरपोर्ट प्रोफेसर। एयरपोर्ट प्रोफेसर, जी हाँ। एयरपोर्ट प्रोफेसर। तो ये ये मेरा ये मेरा निक नेम है, एयरपोर्ट प्रोफेसर, इसलिए कि मैं हमेशा ट्रैवल में रहा। और अजीब से बात है कि कई बार एयरपोर्ट्स पर कुछ लोग मिल जाते हैं जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, जिन्होंने एक रिफ्रेशर कोर्स लिया, काम किया उसमें, वो अपने टीचर्स को याद रखते हैं, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मिलते हैं लोग वाकई एयरपोर्ट प्रोफेसर को। तो एयरपोर्ट प्रोफेसर से ये भी पता चलता है कि आपको यात्रा करने का भी शौक है। नहीं, अब तो नहीं है। अब नहीं, लेकिन ज़रूर रहा होगा। अब तो एक टाँग आधी रह गई है और एक आँख से दिखाई नहीं देता, तो क्या सफ़र होगा? कुछ नहीं होगा। अब तो एक घर में ही बंद बैठा हूँ, पर अब मस्तिष्क को, ज़हन को आदमी क्या करे? ये सोते हुए भी ट्रैवल करता रहता है, उड़ता रहता है। तो आपने जो इतनी यात्राएँ की, उससे आपके लेखन को बल मिला? जी हाँ। अ, तो कोई कोई ऐसा संदर्भ या ऐसा कोई किस्सा जो आपको लगता है आप हमेशा बताना चाहेंगे अपनी यात्राओं को लेकर? यूँ है कि स्कैंडिनेविया एक ऐसा इलाका है यूरोप का, जिस पर हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत कम पहुँचे हैं। अब स्कैंडिनेविया में जो कुल मिलाकर तो 7 देश हैं, लेकिन आम तौर पर हमारे 5 देश ही माने जाते हैं, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह। तो बेहद खूबसूरत इलाका है ये। हमारे सब लोग जो हैं वो ये भरे पूरे इलाके में इंग्लैंड, फ्रांस और इटली और स्पेन और ये निचला यूरोप जो है, इसमें घूमते-फिरते हैं, जर्मनी वगैरह में, और वहीं सेटल भी हो गए हैं। अ, वो लोग जो है उनकी, स्कैंडिनेविया के लोगों की न मालूम क्या वृत्ति है, वहाँ ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है और वो चाहते हैं कि हमारे उनके यहाँ लोग जाएँ और वहाँ सेटल हो जाएँ, क्योंकि लोग बच्चे पैदा नहीं करते। क्यों नहीं करते मुझसे मत पूछिए, जस्ट नहीं करते। अ, अपनी ज़िंदगी खुद जीते हैं और वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में मर जाते हैं, बस। तो ऐसे है कि वहाँ बहुत कम लोग मुझे मिले जो इंडिया से हों। अ, डेनमार्क में भी कुछ हैं, शायद 5, 7, 10 मुझे भी मिले होंगे वहाँ, लेकिन और मुल्क में बहुत कम है। यूरोप का वो इलाका बहुत ही सुंदर इलाका है। अ, अच्छा लगा। यहाँ तो गहमा-गहमी है और बुरा हाल है। अब देख लीजिए जो हालत यहाँ हो रही है, वही इंडिया में भी हो रही है और ईश्वर जाने क्या हो। जी। तो क्या आपको ऐसा लगा कि आपकी सोच में भी परिवर्तन आया जब देश में परिवर्तन हुआ? जी हाँ। तो आपने यहाँ पर आके कुछ जो कविता लिखी या कुछ उसका आप कुछ सुनाना चाहेंगे हमें? जी हाँ, लेकिन वो अंग्रेज़ी में आपके सुनकर क्या करूँ? थोड़ी-सी अंग्रेज़ी में समझ मेरी में आती है अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी में मेरी 7 किताबें हैं, कविता संग्रह सारे, और एक उनमें तो से 2 मैंने पढ़े हैं जो आपने अपने हाथों से मुझे दिए थे। दी थी आपको, अच्छा, जी। याद नहीं है। अंग्रेज़ी में यूँ है कि ये अजीब-सी बात है, हमारे यहाँ कविता पाठ, मुशायरा, कवि सम्मेलन, ये बातें आम हैं। अ, कविता हमारे यहाँ लिटरेचर कम है और ओरेचर ज़्यादा है।
ओरेचर मतलब है ओरल लिटरेचर। जी। कविता पाठ एक ट्रेडिशन है जो हमें बहुत पहले से मिली है। हुँ। अंग्रेजी में ये ट्रेडिशन नहीं थी। अंग्रेजी में कविता लिखी जाती है, पढ़कर सुनाई नहीं जाती। आप आपको आश्चर्य होगा आपको कि कोई कहीं आपको नहीं मिलेगा ये कि वर्ड्सवर्थ ने या कॉलरिज ने या कीट्स ने या शैले ने या टी.एस. एलियट ने अपनी शायरी पढ़कर सुनाई हो। रिकॉर्डेड है ज़रूर कहीं आजकल टीवी के लिए, लेकिन बड़े शायर उसमें भी नहीं आते। वो स्वयं को उससे दूर रखते हैं, घटियापन है ये। सो कविता सुनने सुनाने की चीज नहीं है यूरोप में, अमेरिका में। ये पढ़ने पढ़ाने की चीज तो क्या आपने यहाँ कनाडा आकर हिंदी या उर्दू में बिल्कुल नहीं लिखा? है। लिखा, ये बात अच्छा। नहीं कि लिखा, जरूर लिखा। उर्दू में तो खैर लिखा ही है, वो तो लिखता रहा हूँ, लेकिन आपकी क्रिएटिव फैकल्टी जो है उसको किस हद तक आप डिवाइड करेंगे, हुँ। उसमें कितने खाने बनाएंगे, ये बड़ी मुश्किल सी बात है। तो कई बार होता है ऐसे है कि आप कोई सोते-सोते आपको कोई विचार आता है और आप उठकर तुरंत ही उसे लिख लेते हैं कि ऐसा ना हो ये गुम हो जाए और सुबह याद न रखें। गालिब के बारे में कहते हैं कि वो अपने अज़ार बंद में गाँठें दे लेता था। अपने नाड़े में जो पजामे का नाड़ा होता था उसमें गाँठें दे लेता था जब भी शेर हो जाता है। और कॉलरेज के बारे में कहा जाता है कि वो चूँकि अफ़ीम खाता था, ओपियम, अ, इसलिए जब उसे नशे की तरंग में कोई कविता सुनती थी, कोई टॉपिक सुनता था, कोई की लाइन, एक पहले की लाइन जो आती है, वो की लाइन अगर उसके सामने आ जाए, तो अ, वो भी उसमें उठकर दीवार पर लिख लेता था, कॉलरेज। अ, ये एक क्रिएटिव फैकल्टी भी कमाल है कि सबकॉन्शियस माइंड से चढ़ती तो नीचे से है, लेकिन लगता है कि ऊपर से आकाशवाणी हो रही है। ऊपर से नीचे नहीं आती, ये नीचे से ऊपर जाती है। हमारा जो मस्तिष्क है, उसमें जो दिमाग है हमारा, मगज़ है, उसका 9/10 हिस्सा, 9 पार्ट ऑफ इट इज़ स्टिल नॉट अवेक, हुँ। ग्लेशियर की तरह बंद पड़ा है और उसमें तूफ़ान उठते रहते हैं। ऐसे ही जैसे समुद्र के अंदर सुनामी उठती है, वो तूफ़ान कई बार आपको ऊपर ले जाते हैं और आप कुछ कह लेते हैं। उसे आप आकाशवाणी कहें, लेकिन वो वाणी जो है वो आपके अंदर की अ, अंदर जो अंतरिक्ष है उसकी वाणी है वो। तो जब आपका ये अंदरूनी अंतरिक्ष आपसे बात करता है, तो उसकी भाषा क्या होती है? पंजाबी, अंग्रेज़ी, नहीं, नहीं, हिंदी नहीं। या उर्दू? भाषा नहीं होती, तस्वीरों में बात होती अच्छा। है, चित्रों में बात होती है। तो उन तस्वीरों को आप उन किस तस्वीरों भाषा को में शब्द सबसे पहले शब्द जो है उतारते हैं? वो शब्द देने ज़रूरी होते हैं उन तस्वीरों को, वो उसके बगैर बात नहीं बनती। वो शब्द देने ज़रूरी होते हैं उनको। शब्द जो है वो एक आवरण है, एक लिबास है, पोशाक है, जो असल है वो तो मौजूद है पहले ही। मैंने मैं आपको कुछ सुनाता हूँ ताकि आपको याद रहे। जी, बिल्कुल। बालक बाणे, ये एक जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था, तो मैंने उसके बारे में लिखी थी। जो बंद आँखें थी, ये बालक बानी क्या होती है? 1 वर्ष का बच्चा है, जो बंद आँखें थी सो रही थी, तो अब खुले होंठ जागते थे। जो खुशबुएँ थी वो आधी सोई थी, आधी जागी हुई थी शायद। कहीं धुली चाँदनी में सपनों की एक खिड़की खुली हुई थी।
वो तितलियों से परों पे उड़ता हुआ खुले द्वार तक जो पहुंचा, तो एक सपना जो नर्म बादल की परत जैसा रूई के गालों से उड़ रहा था, उसे पकड़ने को नन्हे बाहें बढ़ाई, लेकिन लगा उसे जैसे माँ की खुशबू बुला रही हो। पलट के देखा तो माँ पंघूड़े की डोरी थामे हुए खड़ी थी। आ मेरे लाल, चल तू अब जरा नहा ले। वो हंस दिया, जैसे सिक्के चांदी के खनखनाते हुए जमीन पर बिखर गए हों, सितार के तार बज चुके हों। फिर अपनी झूठी अकड़ दिखाई, जरा शरारत से मुंह बनाया, खामोश नाराजगी से मुट्ठियां कसी, होंठ भेज कर जैसे बुरा सा रोने का मुंह बनाया। कहा कुछ विचित्र बोली थी, पंछियों जैसी हूं वटर हूं, जो मेरे, यानी मैं उसका पिता, जो मेरे कानों के वास्ते मेरे नन्हे बच्चे की गूंगवा थी, मगर जिसे उसकी माँ समझती थी। हंस पड़ी, बोली, चल मेरे लाल, पानी ठंडा नहीं है, मत डर, अब आ नहा ले। अब इसमें इश्क विश्क की कोई बात नहीं है। बिल्कुल। आप भी एक माँ हैं, आपने भी बच्चों को पाला है और देखा है कि वो कैसे करते हैं। उनके पिता नहीं समझते उनकी बोली, माँ समझती है। आपको एक और सुना। ऐसा लगता है आपकी, पहले भी मैंने जितनी कविताएं सुनी हैं या पढ़ी हैं, कि आप अपने शब्दों से चित्र खींचते हैं। और जैसे आपने कहा कि आपका जो अंदरूनी अंतरिक्ष है उसमें चित्र ही आते हैं, और वो सच में उन चित्रों को आप अपनी लेखनी से हमारे सामने पहुंचा ही देते हैं। एक आपकी वो इरेजर कविता जो है वो बहुत पसंद की जाती है, जो एक छोटी कविता है। यूं है बच्चे के कविता लिखी नहीं जाती, कविता स्वयं को आपसे लिखवाती है। कविता स्वयं को आपसे लिखवाती है। आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कांप रहा है आपका शरीर, और आप नहीं लिखेंगे तो आप मर जाएंगे, आप पर बेहोशी की तारी हो जाएगी। अब ये सुनिए जी। कि मैंने स्वयं को इसमें क्या समझा है। इसका शीर्षक है वाल्मीकि, रामायण का ऑथर। हो सकता है, हो सकता है इस नीले पर्वत के पीछे जो सागर की नीलाहट में सोए सोए जाग उठा है, बर्फ की चादर में लिपटा लपटाया उठकर बैठ गया है। हो सकता है किसी गुफा की कोख में अपनी आंखें खोले, आंखें मूंदे, हवन कुंड की राख का नीला कंबल ओढ़े, मैला कंबल, माफी की जाए, फिर पढ़ता हूं। हो सकता है इस नीले पर्वत के पीछे जो सागर की नीलाहट में सोए सोए जाग उठा है, बर्फ की चादर में लिपटा लिपटाया उठकर बैठ गया है, किसी गुफा की कोख में अपनी आंखें मूंदे, हवन कुंड की राख का मैला कंबल ओढ़े, मुझको वो सन्यासी मिल ही जाए जिसकी खोज में सारी उम्र कटी है। जंगल, घाटी, पर्वत, मरुस्थल, दरिया, सागर छान चुका हूं। हो सकता है सन्यासी ने अपने पास किसी मंत्र के शब्दों के रेखा तंत्र में मेरे जीवन की रामायण लिख रखी हो, और अब गुफा के दरवाजे पर आंखें गाड़े देख रहा हो, मेरे आने तक ही उसके श्वास बचे हो सकता है, हो सकता वाह, बहुत सुंदर। है। एक और आपको सुनाता जी। हूं। ये अपनी पत्नी की के देहांत के बाद लिखी गई। उसका टाइटल अंग्रेजी में ही लिखी गई थी पहले, तो फिर बाद में मैंने इसे उर्दू और हिंदी में किया। स्नो एंजल। अगर आप कनाडा के
दूर के नॉर्थ में चले जाएं, जहां बर्फ जो है वो साल के 8-9 महीने पड़ती रहती है, तो वहां के लोग इसके आदी हो जाते हैं, उन्हें बर्फ को बुरा नहीं लगता। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, तो बर्फ में नई पड़ी हुई नरम-नरम बर्फ में लेटकर अपने शरीर का एक पूरा नक्शा सा बना लेते हैं। दूसरे दिन सवेरे स्कूल जाते हुए देखते हैं, अगर तो वो नक्शा उसी तरह कायम रहा हो, स्थिर रहा हो, उसमें और बर्फ न पड़ी हो, तो उसे कहते हैं, "ए स्नो एंजल स्लेप्ट हियर लास्ट नाइट।" हुँ। तो ये स्नो एंजल का, बर्फ के फरिश्ते का, बर्फ के देवते का कॉन्सेप्ट है, जी। और इसका टाइटल है स्नो एंजल, अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखी गई। ये उर्दू में है। रात को कमरे का सन्नाटा जकड़ लेता है अपने बर्फ से हाथों में, और फिर लापटकता है उसी बिस्तर पे जिसकी बर्फ सी चमकीली चादर की हर एक सुलूट में तुम लिपटी पड़ी हो। रात को कमरे का सन्नाटा जकड़ लेता है अपने बर्फ से हाथों में, और फिर लापटकता है उसी बिस्तर पे जिसकी बर्फ सी चमकीली चादर की हर एक सलूट में तुम लिपटी पड़ी हो। दहानी जानिब का हल्का झोल जिससे एक मुकम्मल जिस्म का खाका उभरता है, स्नो एंजल का शायद, उस बदन का जो तुम अपने साथ लेकर जा चुकी हो। और मैं डरता हूँ, बाएं हाथ सोता हूँ, तुम्हारा चिन्ह बिस्तर से स्नो एंजल का खाका मिट गया, तो रात की चुप्पी में किससे बात होगी। वाह, वाह, वाह! तुम्हारा चिन्ह जिस्म बिस्तर से तुम्हारा चिन्ह बिस्तर से स्नो एंजल का खाका मिट गया। अच्छा, ये अ, कुछ विचार ऐसे हैं जो आपको कविता लिखने के लिए विवश विवश कर देते हैं। मसलन ये, इस पर शायद इस टॉपिक को शायद आज तक किसी ने नहीं लिखा सुना मेरे। आपने सितार वादन सुना है? जी। कभी ये भी सोचा है कि सितार के पीछे अ, एक तानपूरा होता है, और सितार बंद भी हो जाए तो तानपूरा बजता रहता है, वो टूटने नहीं देता उसके नशे को सुनने वाले के दिल में। तो तानपूरा अपनी सारी मेहनत, तमाम काम जो है वो कुर्बान कर देता है। पत्नी का रोल जीवन में यही है। न मालूम कितनी लाखों पत्नियां जो हैं, वो तानपूरे का रोल निभाती हैं उस बहुत सितार सु के पीछे जिसका नाम पति है। बहुत सुंदर। सामने नहीं आती। तो नज़्म है, बंद हो जा सितार, बंद हो जा सितार, पीछे से एक ही सुर में, एक ही लय में तानपूरा जो बज रहा है, मुझे उसको सुनना है। इस हकीकत का मुझसे बढ़कर किसे पता है कोई, पीछे रहकर भी अपना सब जीवन, सारी मेहनत, हुनर, कला, विद्या, सॉरी, पीछे रहकर भी अपना सब जीवन, सारी मेहनत, हुनर, कला, विद्या, खुद से कुछ आगे रहने वाले पर कैसे कुर्बान करता रहता है। बहुत सुंदर। तो दिस इज एन आइडिया पोएम इन ए वे। हिंदी की गजलें जो हैं ये बहुत लिखी थी और छपी भी थी। तो फिर अब क्या-क्या लिखे आदमी, इसलिए सोच ही दिया, छोड़ दिया।
तो जब आपसे कोई पूछता है कि अपनी कविता सुनाएँ या ग़ज़ल सुनाएँ, आपकी इच्छा नहीं होती कि आप अंग्रेज़ी की भी सुनाएँ या मैं अंग्रेज़ी की सुनाई नहीं जाती, मैंने पहले ही कहा ना। जी, मैंने पहले कहा कि अंग्रेज़ी में कविता सुनाई नहीं जाती, पढ़ी जाती है। दोनों में फ़र्क है और मैंने जी, इस पर बहुत काम किया है कि ये ओरेचर और लिटरेचर में क्या फ़र्क है। हमारे यहाँ जो प्रथा है, वो कथाकारों की है। वो कथा करते हुए बोल-बोल कर सुनाते थे और उसमें कविताएँ शामिल हो जाती थी, सम्मिलित हो जाती। आप अगर और पीछे चले जाएँ, तो जो भाषण की प्रथा है, चलते-चलते हुए बोलते जाते थे, तथागत, बुद्ध, महात्मा बुद्ध चलते-चलते हुए अपने भाषण में व्यस्त और भीड़ पीछे-पीछे चलती जाती थी। जहाँ रुक जाते वहाँ वो रुक जाती। तो उनका नाम ही तथागत पड़ गया कि कोई पूछता था पीछे भाग-भाग कर आते हुए, "कहाँ गए? किधर गए? किधर गए?" उन्होंने कहा, "यहाँ अभी थे, अभी चले गए।" तथागत। तो ये सुनने-सुनाने की जो परिभाषा है, ये हमारे यहाँ है, यूरोप में नहीं है, मैंने अर्ज़ किया ना, यूरोप में नहीं है। यूरोप में लिखने-पढ़ने की। क्रिश्चियनिटी में भी सिर्फ़ चर्च के अंदर गाया जाता है। यूँ बाहर सेक्युलर लेवल पर नहीं। तो एक जो विशेषता है जिसकी बाबत बहुत से लोगों ने मेरे बारे में लिखा भी है, ये है कि मैं अ, पिक्चराइज़ करता हूँ अपने कपलेट को। बिल्कुल। अपने शेरों में तस्वीरें पेश करता हूँ। जी, तस्वीर पहले पकड़ती है अटेंशन सुनने वाले की और शब्द बाद में। पहले तस्वीर ये देखिए अब आपको गज़ल के शेर सुनाता हूँ। जी, दो पग कुछ आगे आऊँ तो आँगन में एक मौलसरी है। तस्वीर बन गई ना मौलसरी के पेड़ की। दो पग कुछ आगे आऊँ तो आँगन में एक मौलसरी है, याद कोई सूने रस्ते की पत्थर बनकर बैठ गई है। और शेर है कि शैया पर रोते-धोते तो जैसे-जैसे रात कटी है, शैया पर रोते-धोते तो जैसे-जैसे रात कटी है, भोर हुई तो बोझिल पलकें पूछ रही हैं, कैसा जी है? अब कैसा जी है बिल्कुल लोक भाषा है। कैसी तबीयत है? हाल क्या है आपका? भोर हुई तो बोझिल पलकें पूछ रही हैं, कैसा जी है? और ये शेर देखिए शरारती शेर था कि कल के फूल की पत्ती कब तक काले कोट पे टाके फिरिए? कल के कल के फूल की कल के फूल की पत्ती कब तक काले कोट पे टाके फिरिए? रंग-बिरंगे बागीचे में पंखुड़ियों की कौन कमी है? वाह! उन बच्चों की नीली आँखों में मैं अपना बचपन देखूँ, अपना चेहरा देखूँ। उन बच्चों की नीली आँखों में मैं अपना चेहरा देखूँ, उन बच्चों की सोचूँ जिनकी सूरत मैंने ही देखी है। ये शेर बिल्कुल प्रेम का है कि तुम चाहो तो आज भी हम बीती रातें वापस लौटा लें। तुम चाहो तो आज भी हम बीती बातें वापस लौटा लें। नए-नए किस्सों की सारी दुनिया में सारी दुनिया अब कुछ भूल गई है। क्या अश्रु बोने से उस आँचल में अश्रु उग आएँगे? क्या ठा सुभरने के दामन में कोई खुशी
कोई खुशी उपजी है। और आखिरी शेर था कि मैंने आनंद शक्ल से उकता कर आईना तोड़ दिया था, शीशा। जी। मैंने आनंद वही शक्ल रोज़ाना देखो, क्यों भई? कोई नई शक्ल नहीं बनी, वही चेहरा दोबारा बार-बार, बार-बार। मैंने आनंद शक्ल से उकता कर आईना तोड़ दिया था, अब मैं अब मेरी परछाई घर में आवारा फिरती रहती। वाह! बहुत सुंदर, और पूछो, कुछ पूछना है तो बच्चे। बहुत ही सुंदर। आपने जैसे कहा कि मैंने आईना तोड़ दिया था, तो आपने भी अपने लेखन से कई तस्वीरें बनाई और आज तक आप बनाते जा रहे हैं। सभी को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रतिवर्ष अ, सत्यपाल जी की कोई ना कोई पुस्तक आ जाती है और वो खुद टाइप भी करते हैं और बहुत सक्रियता से लिखते भी हैं। सिर्फ लिखते ही नहीं हैं, वो क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। लोग उनसे अपनी किताबों पर चर्चा करते हैं। सिर्फ किताबों पर चर्चा करने के अलावा हम जैसे जो अभी नए-नए लिखने वाले हैं, वो उनकी सलाह लेते हैं और बहुत सारी बारीकियाँ कविता की, शायरी की वो मुफ़्त में ही बाँटते हैं, जो कि हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि सत्यपाल जी जिनका अनुभव, कद, हर चीज़ बहुत बड़ी है और शायद जितने बड़े होते हैं, जितना फलदार वृक्ष होता है, वो उतना ही झुका रहता है। वैसे ही व्यक्तित्व हैं सत्यपाल जी। आप कभी भी फ़ोन कीजिए, कभी भी मिलना चाहें, ये हमेशा बहुत ही सत्कार के साथ और हक के साथ हमें ठीक रास्ता दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो सत्यपाल जी, आपने आज इतना सारा समय हमें दिया। मैं जानती हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं, पर फिर भी आपने बहुत ज़्यादा समय हमें दिया है। मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। आज का साक्षात्कार हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन बार-बार आपसे मिलते रहेंगे और यही आशा करेंगे कि जैसे आपकी आयु बढ़ रही है, वो बढ़ती जाए, लेकिन आपका लेखन भी उसी तरह से चलता रहे निरंतर, जैसे आप चलते आ रहे हैं। मैं स आभारी हूँ आपका। सत्यपाल जी, आपने इतना समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।